हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीरीज़ चल रही है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं हर एक वीडियो को शॉर्ट बनाऊंगी, तो ये भी वीडियो मेरी शॉर्ट रहेगी। आज हमारी बात होगी डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ के बारे में। ओके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो किसके ऊपर था, बेसिकली एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और केमिकल पोटेंशियल से हम कैसे निकालते हैं, उसी उसकी इक्वेशंस को कैसे हम रिलेट करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। इनफैक्ट हमने आयनिक स्ट्रेंथ की भी बात करी थी। दोस्तों इतना हमने जब पढ़ लिया था उस वीडियो में, तो मैंने आपसे बोला था कि मुझे 2 टॉपिक्स और रहते हैं जो इससे रिलेटेड ही हैं, तो वो मैं आपसे अब इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक्टिविटी निकालनी सीख ली थी कि एक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं। बट एक चीज़ हम देखते हैं कि हम एक मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यचकित की बात रह जाती है, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मीन आयनिक एक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना होता है। तो अब उसके लिए एक हमारे को फॉर्मूला दिया था किसी साइंटिस्ट ने, जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में नाम नहीं पूछते साइंटिस्ट का। उन्होंने हमें क्या बताया था कि लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मॉड जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट ऑफ आई। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमें पता है कि ये मेरी क्या है, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारी है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। एंड ए जो है ये हमारा कोई भी कांस्टेंट है जिसकी यूनिट, जिसका बेसिकली मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, वो होती है 0.509। ठीक है। और z प्लस जेड माइनस ये हमारे आयोनिक चार्जेस होते हैं, आयोनिक चार्जेस होते हैं। ओके। आयोनिक चार्जेस जो हैं, z प्लस मतलब कटायन पे कितना चार्ज है, z माइनस मतलब अनायन पे कितना चार्ज है, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। और ये मॉड में, मतलब मॉड में होने का मतलब है ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बाहर ये नेगेटिव है, तो मतलब जो लॉग गामा प्लस माइनस है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके। अब देखिए आयोनिक स्ट्रेंथ क्या है, आई, और ये हमने देख लिए चार्जेस। अब दोस्तों हमारी इक्वेशन बन जाती है लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -0.509 जेड प्लस जेड माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ का। अब देखो इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, तो ये सबसे पहली बात है, आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो हमसे कोई भी 3-4 चीज़ें दे देगा। मतलब ये तो हमें पता ही होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ वो हमें बता देगा क्या होगी। ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ जब वो हमें बता देगा, हर एक चीज़ जब वो हमें बता देगा, तो हमसे पूछेगा क्या, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस। तो अब हम निकाल सकते हैं कि ये कैसे आएगा। अब चलते हैं इसके कर्व के ऊपर। अब जैसा सबसे पहली बात है कि आई बेसिकली क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस ये क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अब अगर इसके मैं कर्व की बात करूँगी, तो इसका कर्व में मुझे क्या चाहिए, जो हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वो मेरी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये मेरी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। ये हमारा क्या होता है, ये मेरे क्वाड्रेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। अब देखिए आयनिक स्ट्रेंथ ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब आयनिक स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव होगी, तो ये चीज़ इधर रहेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो मेरी लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस है, एक तो वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, तो लॉग गामा प्लस माइनस ये मुझे नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर y मेरा पॉजिटिव होता है, यहाँ मेरा नेगेटिव होता है, तो इस वजह से मैं उसे इस तरफ मैं क्या लूँगी, मतलब ये जो इसका मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमसे किस में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है। वो हमसे पागल बना सकते हैं, या फिर हमें क्या होता है कई बार एग्जाम्स में दे देते हैं, वो सिर्फ ऐसे बना के देते हैं, एक बॉक्स होता है और उसमें ऐसे करके कर्व दे देते हैं 3-4 इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पर लिखा होता है आई, और यहाँ पर होता है आपका लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है,
प्लस माइनस के साइन में, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आई जो है वो मेरा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आई मेरा एक्स एक्सिस पे है और ये मेरा वाई एक्सिस पे है, एंड ये पूरा जो कर्व बनेगा इसका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सो अब जो इसका कर्व होता है लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस वर्सेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये मेरा लॉग है गामा प्लस माइनस और ये मेरा स्क्वायर रूट ऑफ आई है, तो यहाँ पर ज़ीरो मैं लिख देती हूँ। सो अब देखिए, तो इसका कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ठीक है। ये जो कर्व है ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और इसका जो इंटरसेप्ट जो है वो मेरा ज़ीरो है, ठीक है। इंटरसेप्ट मेरा ज़ीरो है, मतलब अगर ये मेरा जो कर्व है ये मेरा कुछ यहाँ से निकला होता, मतलब यहाँ से, ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे ऐसे निकला होता, ठीक है। तो मेरा इंटरसेप्ट क्या होता, मेरा इंटरसेप्ट ये होता। इंटरसेप्ट का मतलब है कि मतलब जब मेरा x ज़ीरो है तब मेरा y पे वो कितने पे कट कर रहा है, वो मेरा इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास सामने एक कर्व है किसका, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, जो कि हो गया हमारा कंसंट्रेशन। बेसिकली आयनिक स्ट्रेंथ इज़ नॉट द कंसंट्रेशन, बट फॉर द टाइम बिंग मैं इसको एक कंसंट्रेशन बुला रही हूँ, ठीक है। अब कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ को रिलेट मत करिएगा, क्योंकि मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। इट कैन बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, बट किसके केस में होता है ये, यूनिवैलेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको आयनिक स्ट्रेंथ वाली वीडियो में बताया था। अब जैसा कि मैं आपको एक स्लोप का बताती हूँ कि अब जैसे मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब हमें इंटरसेप्ट तो देख लिया, इसका इंटरसेप्ट क्या था, मेरा इंटरसेप्ट मेरा ज़ीरो था। अब बात आती है स्लोप की। तो अब जैसा कि मेरे को इक्वेशन इसकी पता है, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई, तो ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा फिक्स्ड है एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दे देता है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें उसने दिया है NaCl, AlCl3 और CaCl2, ये मेरे पास उसने 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं A B C, ठीक है। उसने ये 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं और उसने मुझे क्या बोला है कि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनिक स्ट्रेंथ है वो मेरी सेम है, आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। इन तीनों के लिए आयनिक स्ट्रेंथ सेम है, तो मतलब इनके लिए रूट आई जो होगा वो भी सेम होगा, रूट आई सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस जेड माइनस, ये NaCl के लिए क्या होगा 1, AlCl3 के लिए क्या होगा 3 और इसके लिए क्या होगा 2, ठीक है। तो इनके लिए 1 हो गया मेरा NaCl के लिए, क्योंकि Z प्लस क्या है +1 और ये -1, जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 -1 +2 -1। सो इनके लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए ये तो मेरा फिक्स्ड है, ये भी मेरा फिक्स्ड है, इन तीनों में वेरिएबल क्या है, z प्लस जेड माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो स्लोप मेरा बदल जाएगा। सो स्लोप मेरा जिसके लिए ज़्यादा होगा उसकी जो लाइन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टीप होगी। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको वो क्वेश्चन में क्या देगा, वो 3 ऐसे ग्राफ दे देगा, जैसे यहाँ पर मेरा स्क्वायर रूट ऑफ आई है, यहाँ पर मेरा लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस है, तो वो आपको ऐसे 3 ग्राफ दे देगा ये, ठीक है। और उनको मार्क कर देगा कि हाँ, उनको मार्क नहीं करेगा, उनको आपसे पूछेगा कि ये तीनों ग्राफ किसके लिए है, या तो वो आपको यहाँ पर लिख के दे देगा ये आपका ग्राफ है अल्फ़ा, ये आपका ग्राफ का नंबर है बीटा, ये आपका ग्राफ है गामा। इसको हम गामा नहीं लेते हैं, इसको हम ईटा ले लेते हैं, क्योंकि गामा तो हमारा यहाँ पर है ही ना, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ईटा ले लेते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अल्फ़ा कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, बीटा कौन से के लिए है और ईटा कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो अब आप देखिए, अब आपको किससे पता लगाना है, आपको इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से पता लगाना है, क्योंकि अब आपने क्या देखा है कि 2 चीज़ तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सो अब देखिए ये मेरा जो है ये मेरा क्या बताता है, थीटा एंगल बताता है, और ये थीटा क्या बताता है मुझे, स्लोप बताता है। तो स्लोप मेरा किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसके लिए थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्लोप अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, तो जिनका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा तो थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है। z प्लस जेड माइनस ज़्यादा होगा
तो थीटा ज़्यादा होगा और उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सो अब देखिए थीटा मेरा हो गया ये। अब ये सबसे कम है तो ये सबसे कम किसके लिए होगा, 1 के लिए, क्योंकि वो NaCl है। तो अल्फ़ा किसके लिए हो गया, NaCl के लिए। बीटा किसके लिए हो जाएगा, C के लिए, CaCl2, क्योंकि ये 2 है तो ये हो जाएगा CaCl2। ईटा किसके लिए हो जाएगा आपका, AlCl3 के लिए, AlCl3, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम स्लोप है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका AlCl3 के लिए हो गया, ये NaCl के लिए हो गया, ये CaCl2 के लिए हो गया। तो इसका ऑप्शंस कैसे होंगे, अल्फ़ा दे देगा वो CaCl2, बीटा दे देगा वो AlCl3, ईटा दे देगा वो NaCl, या फिर एक ऑप्शन दे देगा अल्फ़ा दे देगा NaCl, बीटा दे देगा CaCl2, ईटा दे देगा AlCl3। ठीक है, ऐसे दे देगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, ऐसे वो 2 ऑप्शन और देगा, क्योंकि टोटल तो हमें 4 बनाने होते हैं, बट सिंस मैं भी इसमें ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड अगर आप देखोगे जाके, या तो ये गेट या तो ये नेट, इन दोनों में किसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा है कि KCl की कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज करी है 4 टाइम्स, जो एक्चुअल में उसकी कंसंट्रेशन थी मैंने उसको 4 टाइम्स कर दिया। सो लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस कैसे चेंज होगा, जब मेरा कंसंट्रेशन C थी और जब मेरा 4C हो गई तो मेरा लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब सबसे पहली बात है, मैंने एक फर्स्ट केस लिया जब मेरी KCl की कंसंट्रेशन क्या है, मेरी C है, इसकी कंसंट्रेशन मेरी C है। तो अगर मेरी KCl की कंसंट्रेशन C है तो मुझे पता है किस तरीके से स्प्लिट होगा, C ये है तो ये भी C होगा, ये भी C होगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे फॉर्मूला पता है विच इज़ -AZ + Z - स्क्वायर रूट ऑफ I। अब मुझे कंसंट्रेशन तो नहीं डालनी यहाँ पे, अब हमें आयनिक स्ट्रेंथ डालनी है ना। तो आयनिक स्ट्रेंथ निकालेंगे हम कैसे, जो हमने आयनिक स्ट्रेंथ की वीडियो में देखा था, हमें कंसंट्रेशन दी हुई होती है तो उससे हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी फॉलो करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली। अब उसके बाद हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, वो हो जाएगा 1/2। अब उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू में कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है C, इनटू में चार्ज का स्क्वायर, प्लस इसकी कंसंट्रेशन क्या है C इनटू में चार्ज का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2C अपॉन में 2 क्या हो जाएगा C। और मैंने एक चीज़ आपको और भी सिखाई थी, जो यूनिवैलेंट आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ही उनकी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा I का वैल्यू क्या हो गई C, और रूट I क्या हो जाएगा रूट C। अब सिमिलरली इसकी जो लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -AZ + Z - स्क्वायर रूट ऑफ I की जगह मैं क्या लिख दूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ C। ओके, सो अब अगर मैं देखूँ तो लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -AZ + Z - तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा रूट C, विच बिकम्स -A रूट C। ओके, सो ये हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट आता है जब मेरी कंसंट्रेशन 4C हो गई है, तो 4C हो गई है तो मेरी जो K प्लस और Cl- इनकी कंसंट्रेशन होगी, ये भी 4C और ये भी 4C हो जाएगी। तो अब मुझे आयनिक स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, 4C इंटू में चार्ज का स्क्वायर, 4C इंटू में चार्ज का स्क्वायर, जो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 1 है चार्ज। तो 4 + 4 क्या हो गया 8, 8/2 क्या हो गया 4। सो 4C, मैंने वही चीज़ फिर से वेरीफाई कर दी, जो कंसंट्रेशन है वही आयोनिक स्ट्रेंथ होगी। तो I क्या हो जाएगा आपका 4C, और रूट I क्या हो जाएगा रूट 4C। सो अब आपके पास 2 रिस्पेक्टिव मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट्स आ गए। अब उसने क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो अब ये मेरी तो पहले की हो गई और ये हो गई मेरी दूसरे की। अब मैं अगर इसका रेशियो ले लूँगी, सो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, ये A का है, अपॉन में लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, ये हो गया B का। तो इसका जब मैं रेशियो लूँगी तो रेशियो में क्या आएगा रूट C बाय रूट 4C, क्योंकि A तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया रूट 4
और ये क्या हो गया रूट सी, है ना। तो रूट सी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा रूट 4 क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, ये हो जाएगा बी का विच इज़ 1/2। सो अगर आप ये चीज़ देखोगे, कंपेयर करोगे, तो एक चीज़ है यहाँ पर, सिंस इसके नेगेटिव साइन है तो वो आप ज़रूर इनको रखो, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको हेल्प करेगा बताने में कि वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसका जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ रखने के बजाय मैं यहाँ रख देती हूँ। तो इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1, सॉरी लॉग गामा प्लस माइनस, और ये किसका है बी का। जो आपके पास नया, ये आपका नया वाला है ना बी वाला, जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स थी तो उस समय जो आपका मीन आयनिक कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो पहले जो मीन आयनिक कोफिशिएंट थी उसके 2 टाइम्स से कम हो गई है। 2 टाइम्स से कम हो गई है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो पुरानी मीन आयनिक कोफिशिएंट की वैल्यू थी, जैसे लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस ए जो था वो हमारा 1 था, और जो नया वाला था मतलब बेसिकली वो -1 था, क्योंकि हमने उस समय यहाँ पर क्या किया था, हमने वो माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दिया था। बट मैंने आपको क्या बोला कि उसको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वही तो हमें बताएगा कि डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो रूट सी से रूट सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1 और ये -2। तो जो लॉग आपका पुराना वाला जो ए का था वो क्या था -1, और जो लॉग ऑफ प्लस माइनस बी था वो क्या आया था आपका -2, क्योंकि ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। तो अब देखिए पुराने वाले का -1 था, और जो नया वाला जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आया उसकी जो वैल्यू थी वो क्या आई -2, मतलब वो और भी कम हो गई। और कितना कम हुई, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। क्योंकि 2 क्यों आया, क्योंकि पहले क्या थी 1 था, है ना। 1 से कितना डिक्रीज हो गया 2। सो आपके ऑप्शन में क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, और नन ऑफ दी अबव, ऐसे कुछ आएगा। तो आपको किसको टिक करना है, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। आपको समझ आ रहा है ना कि मैंने क्यों बोला है डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ईजी वे में कि सबसे पहले क्या था -1 था, और जो बाद में आई कैलकुलेट करने के बाद, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, या तो इसको आप लिख सकते हो -1, इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो -2। तो -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, आप कहोगे -1 बड़ा है ना। तो ऑब्वियसली -1 ही बड़ा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि डिक्रीज्ड कितने से हुआ है, फैक्टर ऑफ 2। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 का ही तो फैक्टर है, 1 को मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तभी तो 2 आया। अगर आपका यहाँ पर ऐसा कुछ होता, यहाँ पर -2 होता और यहाँ पर -4 होता, तो इसमें फैक्टर कितना है, 4 के फैक्टर कितने होते हैं 2 और 2, तो 2 तो कॉमन है, और कितने से ये डिक्रीज़ हुआ 2 से, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। सो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका नेट में क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, एंड दोबारा जब आप देखोगे तो आपका, मेरे को पूरा विश्वास है आप इसको ठीक कर लोगे और अच्छे से कर पाओगे। इनफैक्ट कई बार क्या होता है ना कि वो हमसे पूछ लेता है, मतलब 3 आपको सॉल्ट दे देगा, जैसे NaCl दे देगा और CaCl2 दे देगा और LaCl3, ऐसे करके 3 सॉल्ट दे देगा, और वो आपसे पूछ लेगा कि उनके रेशियो ऑफ स्लोप बताओ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको आपको कंसंट्रेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ ZI स्क्वायर इंटू में CI। तो आपका CI क्या हो जाएगा, 2I इज इक्वल्स टू ZI स्क्वायर CI। तो CI क्या हो जाएगा, 2I अपॉन में ZI स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ I, है ना। सो इस वजह से आपको ऐसा भी कई बार वो क्वेश्चन दे सकता है। देखिए हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा मैनिपुलेट करना होता है चीज़ों को इधर उधर, एंड थिंग्स आर वेरी क्लियर।
सो दोस्तों, आई विश आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आया होगा। और अगर कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा इस वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी मेहनत करूँगी। अगली बार मैं और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और भी नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग द केमिस्ट क्लब।